भाग्य नारायण सर बीएड पाठ्यक्रम के हैं। सर्वप्रथम आप सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का ऐसे कार्यक्रम में आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, इसी के लिए हम नेहरू युवा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं। और आप सभी को इस कार्यक्रम में थोड़ा सा बताते चले कि इस कार्यक्रम में आप सभी को यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को कैरियर कैसे बनाए और किस क्षेत्र में बनाए उस संबंधी परामर्श आप सभी से चाहेंगे। यहाँ जो भी छात्र बैठे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी से मार्गदर्शन चाहेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम हम सभी हमारे अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान से उठकर आए और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी बीएड के सभी प्रशिक्षु छात्र जो यहाँ पर बैठे हैं कृपया अपने स्थान पर बने रहेंगे और शांति बनाएंगे और कार्यक्रम की भव्य शुरुआत होती हुई नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी हौसला अफजाई करें हमारे सारे अतिथियों का। भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में का शुभारंभ होता हुआ दीप प्रज्वलन के साथ हमारे सारे अतिथि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। करना चाहेंगे डॉक्टर धर्म प्रकाश सर का। डॉक्टर धर्म प्रकाश सर को स्वागत, इनका स्वागत करेंगे हेमंत जी और सुजीत बाबू मिलकर। हम आग्रह करेंगे कि आप वहीं खड़े रहें, आपका भी लंबा कार्यक्रम है। और इसके बाद हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर बीएड ठाकुर सर। एक बार जोरदार ताली आपको भी देना है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर गौतम सर को। उसके बाद हम स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे मुनेश सर, डीपीओ नमामि गंगा प्रोजेक्ट। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी। आपके कैरियर संबंधी बातें आज की जाएंगी इस कार्यक्रम में। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे शिल्पी चौधरी मैम का। माफ करें डॉक्टर शिल्पा चौधरी मैम। डॉक्टर मधु कुमारी मैम। प्रोफेसर राजमणि मैम। डॉक्टर नवनीत कुमार सर। प्रोफेसर
कुमारी मैम। अब हम हमारे बीच बैठे डॉक्टर वीना मैम का स्वागत करना चाहेंगे और उनका स्वागत करेंगे मुनेश सर, जो कि नमामि गंगे परियोजना के डीपीओ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर वीना मैम के लिए आपको अपना कैरियर कैसे बनाएं और उससे संबंधी जो भी आपको लगता है कि आपको बातें बतानी चाहिए छात्रों को, वो उनके बीच रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें डॉक्टर वीना मैम। सबसे पहले मैं आप सभी का इस करियर मेला कम शिविर में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। नेहरू युवा केंद्र वैशाली युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जब हमारे पास हेमंत जी और उनके साथी कल अप्रोच किए, 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझसे अप्रोच किया था और मैं उस समय रिलेशन वर्क में, इंटरमीडिएट के रिलेशन वर्क में थी और जब मैं कल आई तो वो खुद ही सुबह आके मुझसे मिले। तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि लास्ट वर्किंग डे होने की वजह से बच्चों की संख्या बहुत कम रहती है और टीचर्स भी चूँकि एंगेजमेंट रहता है, अलग अपनी व्यस्तताएँ रहती हैं, पर फिर भी हम लोगों ने मैडम से परमिशन लिया और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम किसी कारणवश अभी आ नहीं पाई हैं, थोड़ा लेट होगा आने में, तो अपनी प्रिंसिपल मैडम का मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी इस मंच से कि उन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने परमिशन दी हम लोगों को कि भाई आप कर सकते हैं, आप स्वेच्छा से आप जैसे भी टाइमिंग आपको सूट करे वैसे आप प्रोग्राम ये कर सकते हैं। तो उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो डॉक्टर सुनीता कुमारी गुप्ता मैडम अभी यहाँ नहीं है, लेकिन आप सभी तालियों के साथ उनका धन्यवाद कर सकते हैं। मंच पर मौजूद सभी शिक्षकगण, नेहरू युवा केंद्र के आए हुए हमारे अतिथिगण, सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय की तरफ से। और सबसे पहले आप लोगों को जरूरत समझनी होगी कि भाई परामर्श, करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श, इसकी आवश्यकता क्यों। आपको बुकलेट्स मिल जाएंगे, सरकारी योजनाएं जो हैं वो आपको पता चल जाएंगी, आपके हाथ में गूगल बाबा है ना, सभी के हाथ में गूगल बाबा, तो आप आसानी से वहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि भाई करियर मार्गदर्शन, करियर गाइडेंस क्यों, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसको समझने के पहले मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि किसी भी आप वक्तव्य को सुनते हो, अगर उसे एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपके दिमाग में वो बैठ जाता है तो बड़ा आसानी से वो पूरी लाइफ स्केच रहता है। कहानी सुनने में आपको लगेगी कि मैंने तो बहुत बार सुना है, पर फिर भी मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी। 10th स्टैंडर्ड का एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम आप खुद भी डाल दीजिए, कोई एक लड़का कोई नाम डाल दे, उसका क्या रख सकते हैं हम? रोहित। रोहित, चलिए ठीक है, मैं जो ज्योति नहीं डालूंगी, रोहित डालूंगी क्योंकि लड़का है, ठीक है। चलिए, रोहित नाम का एक लड़का रहता है जो कि 10th स्टैंडर्ड में रहता है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है और उसके फादर की ये इच्छा है कि वो डॉक्टर बने। क्या इच्छा है? डॉक्टर बने। सभी के दो ही लक्ष्य होते हैं पेरेंट्स के, या तो डॉक्टर या इंजीनियर, दूसरा तो कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं लाइफ में। है मैम BPSC UPSC बहुत सारा है बेटा, बट पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा यही रहता है कि जो वो नहीं कर पाए वो बच्चों पर लाद दें। तो उनकी इच्छा थी कि वो उनका बच्चा डॉक्टर बने और बचपन से ही उसके दिमाग में डाला गया था कि बेटा क्या बनोगे, तो डॉक्टर बनेंगे। 10th स्टैंडर्ड में चूंकि वो पढ़ने में अच्छा था तो सारे में मार्क्स अच्छे आए, इसलिए पेरेंट्स को लगा कि भाई मार्क्स तो इसके साइंस में भी अच्छे हैं, मैथ्स में भी अच्छे हैं, सभी चीज़ों में अच्छे हैं, तो आर्ट सब्जेक्ट में जा रहा था। पर ऑथोरिटेरियन फैमिली की व्यवस्था थी, वो बोल नहीं पाया, अपनी बातों को रख नहीं पाया और इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से किसी तरह घिसट के उसने 2 साल 12th किया और वही हुआ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था,
तो वो मार्क्स अच्छे नहीं आए। पास तो वो हो गया क्योंकि पढ़ने में अच्छा था तो पास तो हो गया, बट मार्क्स अच्छे नहीं आए। अब मार्क्स अच्छे नहीं आने की वजह से चूंकि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो वो एक डीप डिप्रेशन में चला गया। आप समझ सकते हो डिप्रेशन एक ऐसा फेज होता है ना जिसमें बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करने के कारण वो डिप्रेशन में चला गया, और ऐसा वैसा डिप्रेशन नहीं बल्कि उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और उसके ट्रीटमेंट के लिए, जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि डिप्रेशन का जब सीरियस केस होता है तो उसमें ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। तो उसमें क्या हुआ कि उसके ट्रीटमेंट के दौरान जब उसके 2 गोल्डन ईयर्स, उसके लाइफ के 2 गोल्डन ईयर्स, 2 ईयर्स उसके स्पॉइल हो गए, खत्म हो गए। उसके 2 साल ट्रीटमेंट चला, कुछ समझ ही में नहीं आया था पेरेंट्स को कि भाई प्रॉब्लम क्या है इसे, क्यों ये डिप्रेशन में चला गया है। बहुत इलाज चला, रांची साइकियाट्रिक CIP है वहाँ पर चला, KK सिंह है रांची में, उनके यहाँ चला, उस समय थे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। बाद में जब ट्रीटमेंट के दौरान जब काउंसलिंग की गई बच्चे की, तो काउंसलिंग के दौरान उसकी समस्या का पता, क्योंकि देखो काउंसलर और पेशेंट के बीच में एक रैपो स्थापित करना पड़ता है। B.Ed के स्टूडेंट शायद कम्युनिकेशन और रैपो के बारे में पढ़े होंगे। एक रैपो स्थापित करना पड़ता है, और जब रैपो स्थापित हुआ तो फिर तब उसने अपनी बातों को बताया कि मेरे साथ समस्या क्या है। मैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, मैं उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, पेरेंट्स उदास हैं, दुखी हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकता। तब फिर बात आती है यही परामर्श, करियर गाइडेंस एंड परामर्श। तब उनके पेरेंट्स का गाइडेंस, करियर काउंसलिंग किया गया, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई, तब बच्चे की काउंसलिंग की गई, और तब पता चला कि वो आर्ट सब्जेक्ट में बहुत बेटर कर सकता था, बहुत अच्छा कर सकता था। पर उसके पेरेंट्स को भी 2 साल बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा, बच्चे को भी गुजरना पड़ा। समझ रहे हो? अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है ना 1-2 दिन में। Yes, ma'am. कितने बच्चे ये पंखे से लटक जाएंगे? होता है ना? अगर नहीं भी चलो ये एक्सट्रीम केस हम बता रहे हैं आपको कि लटक जाएंगे, नहीं भी लटके तो लाखों लाख डिप्रेशन में चले जाएंगे। उस लड़के ने फिर उसको ग्रेजुएशन में आर्ट्स सब्जेक्ट दिलवाया गया, बहुत अच्छा वो करता है, और कंपटीशन निकाल के वो अच्छे यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी में वो निकलता है। कहाँ गर्त में जा रहा था और कहाँ पहुंच गया वो। तो करियर गाइडेंस, परामर्श की आवश्यकता हर मोड़ पर है। ये वो ट्रैक है जो आपको बतलाती है कि किस दिशा में चलना है। ये वैसा ही है जैसे आपको अगर विक्टोरिया मेमोरियल का दर्शन करना है तो आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ लो, कभी पहुंच पाओगे? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? और दिल्ली की ट्रेन या प्लेन पकड़ लो तो कभी पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच सकते। आपको विक्टोरिया मेमोरियल जाने के लिए कोलकाता की ट्रेन, कोलकाता का प्लेन, कोलकाता की बस पे ही सवार होना होगा, कोलकाता की पटरी पर ही चलना होगा। मार्गदर्शन ये बतलाता है कि आपका करियर में किस तरफ रुझान है, आप उसी दिशा में चलो। तो ये कहानी हमें बतलाती है कि कितना इम्पोर्टेंस है इस तरह के शिविर का जो कि आज रखा गया है। इसलिए भी मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी बात है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता बिल्कुल आसानी से पता चल सकता है। इसके लिए आपको टीचर बनने की जरूरत है, स्टूडेंट नहीं। बात को समझिए, टीचर बनना है। टीचर क्या करते हैं? टीचर टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो आप बहुत अच्छे से ग्रास्प करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना तो आप अच्छे से शायद ना समझ सके, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं इस तरह कि मुझे पढ़ाना है कल को, तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। याद करो कि मैथ्स का जब सम आप स्कूल्स में करते थे, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 10 करो, उतना क्लियर नहीं होता था। लेकिन क्लास में अगर कोई क्लासमेट आपसे पूछता था कि भाई ये बता दो ना, और जब तुम उसको क्लियर करते थे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता था ना। तो अपनी पढ़ाई को इस तरह कीजिए कि आपको किसी को पढ़ाना है,
और बीएड के स्टूडेंट को तो ये मौका बहुत अच्छे से मिलता है, आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हो और कितना कॉन्फिडेंट होके वहाँ से आते हो, क्योंकि उसके पहले टीचर्स क्या समझाते हैं, थियोरेटिकल आपको नॉलेज देते हैं कि भाई इस तरह आपको क्लास लेना है, क्लास को इस तरह, पहले टीचर्स क्या समझाते हैं, थियोरेटिकल आपको नॉलेज देते हैं कि भाई इस तरह आपको क्लास लेना है, क्लास को इस तरह से मैनेज करना है। क्लास लेने के पहले तो क्लास को मैनेज करना है ना, पढ़ाया जाता है ना, तो किस तरह से आपको क्लास को मैनेज करना है, किस तरह पढ़ाना है, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितने क्लासेस होने चाहिए, लेसन प्लान क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप थियोरेटिकल पढ़ते हो। लेकिन जब टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हो तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ती हैं और बड़ा हेजिटेशन होता है, बड़ा झिझक होती है पढ़ाने में। लेकिन जब वो सारा सेशन आपका कंप्लीट हो जाता होगा तब आप में वो कॉन्फिडेंस आता होगा। तो आप स्टूडेंट नहीं, एक टीचर बनो। टीचर बनोगे तो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो आपको अपने इंटरेस्ट का पता चलेगा कि किस दिशा में आपको जाना है। अब थोड़ा अपने सब्जेक्ट में आती हूँ। तो लोग बहुत इजी वे में लेते हैं कि भाई आर्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं हुआ तो चलो साइकोलॉजी ले लेते हैं, मार्क्स बहुत आएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, इतना आसान नहीं है। हम अगर आप में वो इच्छा शक्ति है लोगों की समस्याओं को समझने का, लोगों के मनोवृत्ति को, व्यवहार को समझने का, तभी आप इस इस विषय में आइए। क्योंकि अगर मैथ्स से भाग के आ रहे हैं साइकोलॉजी में तो वो भी सही नहीं है। यहाँ स्टैट्स है, सांख्यिकी है, यहाँ रिसर्च है, यहाँ आए दिन आईक्यू टेस्ट होते हैं, यहाँ रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर सांख्यिकी का उपयोग होता है। तो इसीलिए इतना आसान नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं लोगों को साइकोलॉजी के विषय में। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी मैं कि भाई इसके फील्ड में कौन कौन से फील्ड आप इस दिशा में आगे बढ़ के पा सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला तो यही है कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप बीएड भी कर सकते हो ना? यस मैम। आसानी से ले सकते हैं बीएड, टीचिंग प्रैक्टिस में जा सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर आप नेट और पीएचडी करके वहाँ प्रोफेसर बन सकते हैं आप। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर करियर काउंसलिंग के लिए आपको सीट्स अवेलेबल है, वहाँ निकलती हैं, और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पीजी इन साइकोलॉजी एंड करियर एंड काउंसलिंग डिप्लोमा कोर्सेज आपको चाहिए, काउंसलिंग एंड गाइडेंस में डिप्लोमा कोर्सेज चाहिए। इसी तरह से केवी केंद्रीय विद्यालय हैं, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स हैं, उसमें भी काउंसलिंग के लिए रखा जाता है, काउंसलर्स रखे जाते हैं। डीआरडीओ है, डीआरडीओ में आपको रिसर्च ओरिएंटेड आप काम कर सकते हो, अपनी लाइफ को आगे एक मील का पत्थर बना सकते हो अपने करियर को। तो रास्ते काफ़ी हैं, आपको बस चलना है उन पर, और वो तभी पता चलेगा जब आपको अपना इंटरेस्ट पता चलेगा, और इंटरेस्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करोगे। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम का बहुत महत्व है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, और मैं सरकारी योजनाओं से रिलेटेड बात नहीं करूँगी क्योंकि वो आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा गूगल बाबा पर, और अभी आप लोगों को कुछ पैम्फलेट भी मिलेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करती हूँ। माध्यम से छात्र या छात्राएं किन क्षेत्रों में जाकर अच्छा कर सकते हैं देश और अपने लिए, उन चीजों को हम सबों के बीच रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर धर्म प्रकाश का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज मैं आभारी हैं नेहरू युवा केंद्र वैशाली का कि करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु हमारे महाविद्यालय का चयन किया है। इसके लिए हम आभारी हैं नेहरू युवा केंद्र का, और जितने भी मंच पर उपस्थित हैं नेहरू युवा केंद्र के जो कर्मचारी और पदाधिकारी हमारे बीच हैं, उन्हें हमारी तरफ से स्वागत और धन्यवाद।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे मंच पर जो बैठे हैं हमारे परम आदरणीय सीनियर डॉक्टर BN ठाकुर सर, वीना मैम और राजमणि मैडम, चंद्रा मैम, नवनीत सर और मधु मैम, शिल्पा मैम, गौतम सर और हमारे इस सभा में काउंसलिंग में उपस्थित सभी बीएड के छात्र एवं छात्राएं एवं डिनर सेक्शन के लिए हमारे सभी विद्यार्थी गर्ल्स एंड बॉयज। पहले हम लोग थोड़ा सा इस मैटर पे हम लोग थोड़ा समझ लें कि नेहरू युवा केंद्र का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो कब, क्यों और किस लिए, क्या उद्देश्य रहा होगा। तो नेहरू युवा केंद्र आफ्टर मर्डर ऑफ 1984 इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। उसके बाद हमारे देश के तमाम युवा प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर राजीव गांधी जब बने थे, ये बात है 1987-88 की, लेकिन स्थापना पहले हो गई थी। एस्टेब्लिशमेंट नेहरू युवा केंद्र की 1972 में स्थापना हुई थी। उसके बाद नेहरू युवा केंद्र को आगे बढ़ाने में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस नेहरू युवा केंद्र को एक नई दशा और दिशा तय किया था। उन्होंने आवश्यकता महसूस की थी, राजीव गांधी ने, कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो आखिर कैसे दूर होगा, क्योंकि हमारे युवा है, देश के जो युवाएं हैं वो अपने टारगेट से, मोटो से भटक जाते हैं। उन्हें आवश्यकता है एक परामर्श की, मार्गदर्शन की, सही गाइडेंस की। इसकी आवश्यकता महसूस उन्होंने की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें हुआ करते थे डॉक्टर राजीव गांधी। मैंने बड़े अच्छे से इस नेहरू युवा केंद्र की जो संगठन है, एक बहुत सा पूरे हमारे देश में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको बड़े अच्छे से इस्टेब्लिश किया, बड़े अच्छे से आगे बढ़ाया। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज तक पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर उन्होंने रख दिया, जो आज देश में आज पूरे अच्छे स्तर से ये रन कर रहा है हमारे देश में। और हमारे देश के युवा, नॉट ओनली बिहार, जो हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने कॉलेज में या अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हमारे देश के बेरोजगार युवा, युवतियाँ, छात्र एवं छात्राएँ मार्गदर्शन होकर के अपना कैरियर एक अलग पहचान बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे नेहरू युवा केंद्र का। तो अब आती है बात मार्गदर्शन की, गाइडेंस की, हमारे छात्र छात्राओं का। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के बीच में कि ऐसा नहीं कि हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमारे बिहार के स्टूडेंट्स खास करके स्पेशली वो कमज़ोर नहीं होते हैं, वो मेहनत करने वाले होते हैं। कहाँ अटकते हैं, कहाँ थोड़ा सा भटकते हैं, कहाँ, इस बीच में हम लोग को थोड़ा सा बातें करनी चाहिए। वो मेहनत कभी कभी वहाँ पे कर देते हैं आवश्यकता से अधिक, जहाँ उनके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो हट करके मेहनत ज़्यादा हो जाता है, और जिस टॉपिक पे, जिस स्कोप में उन्हें मेहनत करना चाहिए वहाँ से हट जाता है, और वैसे जब पॉइंट पर उन्हें मेहनत ज़्यादा कर देते हैं जहाँ से उनकी परीक्षा के लेवल में, कंपटीशन के लेवल में वो सारे मटेरियल्स नहीं आ पाते हैं, जिससे उनको बार बार असफल होना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हम सफल कार्य रूप से नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आखिर क्या हो रहा है? सिस्टम का दोष है कि हमें सिलेक्ट नहीं कर रहा है। इसी भावनाओं से ग्रसित है हमारे प्रति संस्था। जिस संस्था में हम जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कंपटीशन के लिए, कहीं वहाँ तो हमको इग्नोर नहीं किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे गलत ख्याल हमारे, या फिर हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से, या इकोनॉमी जो हमारे देश का है उसके क्षेत्र से, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशन से हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं।
तो एक वहाँ गाइडेंस जो सॉलिड जो गाइडेंस देने वाले हमारे सीनियर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उनको चाहिए कि हम अपने छात्र को, अपने बच्चों को सही दिशा में गाइडेंस करें, ताकि वो बच्चा हमारा सही गाइडेंस पा करके, परामर्श पा करके आगे बढ़े। तो थोड़ी सी एक दो तीन मिनट और हम समय लेना चाहेंगे। प्लस 2 करने के बाद एक दरवाज़ा खुल जाता है कि कम उम्र के जो हमारे छात्र हैं, प्लस 2 करने के बाद बहुत सारे आर्ट्स के फैकल्टी में भी, साइंस के फैकल्टी में भी, कॉमर्स के फैकल्टी में भी। साइंस के फैकल्टी में हमारे ज़्यादा बहुत लोग समझते हैं हमारे बच्चे कि साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आर्ट्स में ऑप्शंस कम हैं, कॉमर्स में कम हैं। लेकिन ये थोड़ा सा समझने की बात है, जितने साइंस में हैं ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में आपको कम है, कॉमर्स में कम है। कम कहाँ है? कम है आपके दिलो दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में। ऐसा लगता है कि हमको आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो लगता है बहुत एक ही भावना हो जाती है कि आर्ट्स वाले तो लगता है बहुत कम जगह मिल रहा है। ऐसा नहीं है। आप जानिए कि आर्ट्स में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने लाइफ में। कॉमर्स में इतने सारे अच्छे कोर्सेज हैं, इतने सारे आईकॉम करने के बाद, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, आईकॉम करने के बाद एक आईकॉम से ही शुरुआत होती है। एक बहुत बड़ा कोर्स है ICWA। आईकॉम करने के बाद एक ऐसा कोर्स है कि आप जूनियर एक कंपनी में जो बहुत बड़ा अकाउंटेंट होता है, कंपनी का एक ही होता है, किसी फर्म का एक अकाउंटेंट होता है, तो उस कंपनी में दूसरा अकाउंटेंट आप ही होंगे पूरे कंपनी का, जो आईकॉम करके ICWA कोर्स करेगा। जैसे ही बीकॉम कर जाएगा, बीकॉम ऑनर्स से वो लड़का कर लेता है, कोई भी लड़का, तो वो जो CA कर लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स करेगा, तो बहुत बड़ा मायने रहता है। वो कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकता है अंत में जाकर के। कंपनी का बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट है वो, ऐसा नहीं है। तो वहाँ क्या साइंस वाले कर सकता है क्या उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट में? बिल्कुल नहीं है। फिर आर्ट्स वाले हमारे जो हीरो हमरा रखते हैं, बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स वाले आप किसी भी कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। जैसे हम UPSC आता है, SSC लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा कोर्सेज है, बहुत सारे कंपटीशन हैं जो आप बहुत बड़े सीनियर ऑडिटर बन सकते हैं। और ये इसके क्षेत्र में, आर्ट्स फैकल्टी के क्षेत्र में आप आर्ट्स करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, हमारे बच्चे में ऐसा है, बातें आती हैं स्टूडेंट्स में कि हम BPSC कर लेंगे, UPSC कर लेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं। तो पहले एक बात हमेशा हम लोग याद रखें, हमारे और B.Ed खासकर B.Ed के बच्चों का हम ज़्यादा काउंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद मैच्योर होते हैं, बहुत सारी बातों को इस इन्वायरमेंट से बहुत अपने आप को तैयार रखते हैं, प्रिपेयर रखते हैं। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस फेस को अभी हमें आप देख रहे हैं, वो हमारी स्थिति में बहुत दयनीय थी। ऐसी बात नहीं है कि हम आज इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं तो हम बहुत बड़े घर के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको एक उदाहरण मिलेंगे कि जो बच्चा मजदूरी करने वाला है, पटना में, दिल्ली में रह करके पेपर बांट के, रिक्शा चला करके, हमारा आंखों देखा हाल है, मेरा आंखों देखा हाल है, वो बच्चा अच्छा से अच्छा कंपटीशन को अचीव किया है, सफल हुआ है और अपने आने वाले 3 पीढ़ियों को खुशहाल किया है। इसलिए हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए कि आप में इतनी क्षमता निश्चित रूप से है कि कोई भी कंपटीशन को आप अचीव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक हमारा नेहरू युवा केंद्र का एक पदाधिकारी है आशीष, ये हमारा स्टूडेंट भी इंटर से रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कंपटीशन की तैयारी करें। इन्होंने जैसा कि हमको ब्रीफ करने के लिए कहा कि जिस सब्जेक्ट से आप हैं उसका स्कोप सब थोड़ा सा बताया जाए। तो इकोनॉमिक्स का स्कोप किसी भी सब्जेक्ट से कम नहीं है या किसी भी सब्जेक्ट का कम नहीं है। इकोनॉमिक्स जैसे ही आप ग्रेजुएशन करेंगे इकोनॉमिक्स से, तो बैंकिंग में भी आपका बहुत सारा जगह है, प्राइवेट फॉर्म में भी बहुत सारा सेक्टर्स हैं जहाँ इकोनॉमिक्स की डिमांड होती है। बैंकिंग में सिर्फ इकोनॉमिक्स करने वालों को, जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है, रिसर्च स्कॉलर है, PhD किया हुआ है, उसको स्पेशल ऑफिसर से ग्रेड 1 स्किल के लिए 2 स्किल की बहाली आती है। उसमें दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ कंपटीशन आपको बिल्कुल कम हो जाती है। जितने सभी इकोनॉमिक्स से PhD होल्डर होंगे, रिसर्च किए हुए होंगे, उन्हीं लोगों का कॉल करता है बैंक, उन्हीं लोगों को अफसर बनाता है अपने बैंकिंग सेक्टर में। बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोस्ट है, दूसरे सब्जेक्ट का कोई पोस्ट नहीं है। और जनरल एजुकेशन के लिए तो है ही, किसी भी कंपटीशन के लिए इकोनॉमिक्स तो है ही। तो आवश्यकता है सिर्फ अपने आप को तैयार करने का, अपने किसी भी बड़े कंपटीशन को ईजी वे में लेने का। तो उस कंपटीशन को बड़े ईजी वे में लीजिए, बड़े साधारण तरीके से लीजिए और सही मार्गदर्शन लिया जाए। और सही मार्गदर्शन आपको यदि मिलता रहेगा, आप किसी को यदि देने के योग्य है तो देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप और आप जिसको देंगे वो निश्चित रूप से सफल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने इरादे पक्के रखिए,
कभी भी छोटा अपना टारगेट नहीं बनाइए। पढ़ाई के साथ हम एक ऐसे पाठ्यक्रम का चुनाव करें जिस पाठ्यक्रम से निकलने के बाद समय से पहले हम आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, हमें नौकरी मिल जाए और अपने जीवन को हम चला सकें। शिक्षा में हमने ये भी पढ़ा है कि पहले मानव के लिए 4 पुरुषार्थ हुआ करता था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन वर्तमान समय में इस जॉब ओरिएंटेड कोर्स का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि अब ये अर्थ शब्द पहले चला आया है कि 4 पुरुषार्थ में पहले अर्थ की चर्चा होती है, तो धर्म, काम, मोक्ष। मानव जीवन में जॉब ओरिएंटेड कोर्स का महत्व अब छा गया है। वर्तमान समय में सरकार की सारी शिक्षा नीति आकर के यहाँ पर सिमट गया है। आप देखें उठा करके अपने अतीत में, तो इस शिक्षा के लिए आपका विश्वविद्यालय आयोग से लेकर के कोठारी आयोग, माध्यमिक आयोग, कोई आयोग ऐसा नहीं है, कोई ऐसी शिक्षा नीति नहीं है, कोई ऐसा पंचवर्षीय योजना नहीं है जिसने जॉब ओरिएंटेड कोर्स पर ध्यान नहीं दिया हो। सामान्य रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनके शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव। वहाँ एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और टास्क फोर्स का गठन किया गया। मैं केवल जॉब ओरिएंटेड कोर्स की महत्ता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो वहाँ पर 177 डिप्लोमा कोर्स और 282 सर्टिफिकेट कोर्स पाठ्यक्रम का अनुशंसा दिया और 79 अनुशंसित किया जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम का। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में इस कोर्स का इतना अधिक महत्व है कि हर सरकार चाह रही है कि हमारा युवा, हमारा छात्र इस कोर्स को करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वहाँ मध्य प्रदेश में NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मल्टीपल इंटरिक एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की घोषणा हुई, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स का समयावधि 1 साल किया गया, डिप्लोमा का 2 साल और डिग्री का 3 साल। अब इसके हम विस्तृत रूप को देखें तो इसका क्षेत्र विशाल है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स का क्षेत्र विशाल है। सामान्य एक मैनेजमेंट कोर्स की तरफ देखें तो आप सभी जानते हैं, भी जान रहे हैं, BBS भी समझ रहे हैं। और जरा उसे नीचे आ जाइए डिप्लोमा कोर्स में, तो 1 दर्जन प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। रिटेल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट आदि वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कहता हूं कि ये गाइडेंस और काउंसलिंग का मैं विश्लेषण करना चाहूंगा कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या है। आप देखिएगा कि हायर एजुकेशन में गाइडेंस और काउंसलिंग एक्सेल का निर्माण होता है, जिसके प्रोफेसर इंचार्ज होते हैं। अर्थात हम छात्र हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अब ज्ञानी बनने का समय नहीं है कि आप कितने बड़े ज्ञानी बन गए। अनौपचारिक शिक्षा से तो जो आपको जीवन का वास्तविक व्यवहार ज्ञान हासिल होता है वो तो होगा ही, ये तो ध्रुव सत्य है। लेकिन ये रोजगारोन्मुख शिक्षा, अर्थात हम कैसे कोर्स का चुनाव करें, तो इसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग परामर्श और निर्देशन में आपको आपके अंदर में जो खूबियां हैं, आपके अंदर में जो रुचि है, इंटरेस्ट है, जो सामर्थ्य है, उसका आईना आपको दिखाया जाता है कि देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार आप एक ऐसे कोर्स का चुनाव करें जो आपके लायक हो, जिसको आप कर सकें, जिसमें आपका मन लगे और जिसके करने के बाद आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। उन्होंने समय का पाबंदी दिया है, इसीलिए मैं आप लोगों के मंगल कामना, शुभकामना कि जल्दी आप लोग, क्योंकि बीएड अपने आप में जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ना, तो मैं पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का मंगल कामना करते हुए कि आप जल्द से जल्द कोर्स करके आप निर्भर बन सकें, आप अपने जीवन का निर्माण और सृजन कर सकें, इस मंगल कामना के साथ मैं समाप्त करता हूं। मंच पर आसीन सभी शिक्षकगण, विद्वतजन एवं हमारे प्यारे छात्र, नेहरू युवा केंद्र वैशाली के द्वारा आप सभी को एक मंच दिया गया है परामर्श के लिए।
तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। यह पहला मौका है जब हम कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कार्यक्रम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं जा पा रही। आवाज़ अगर पीछे तक नहीं जा रही होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब है क्या कि हमारी इच्छा, और कभी कभी हम बहुत दुखी भी होते थे कि हम बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। मैं जिस प्रांत में रहता हूँ मैं सिर्फ उस प्रांत की बात करूँगा, और हमारे इस प्रांत की यह सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों को काउंसलिंग और गाइडेंस नहीं मिलता। आज भी इस क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वह भी अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त नहीं है कि हम आगे क्या करेंगे, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो, बीसीए के हो या जनरल सेक्शन के बच्चे। एक बात और, मैं राजीव गांधी जी की एक बात से यह बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में एक बार कहा था, यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि 18 साल में हमारे बच्चे देश के भविष्य निर्माता तो बन जाते हैं लेकिन अपना भाग्य निर्माता नहीं बन पाते। और इसी को लेकर के, इसी थीम को लेकर के उस समय जो कार्य योजनाएं चलाई गई, मैं उस पर चर्चा न करूँगा। 2015 जुलाई 2015 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इसे प्रमोट करने के लिए मुद्रा योजना भी शुरू की गई। कितने लोग इससे अवेयर? क्योंकि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज ही नहीं है कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उस प्रोग्राम को हम बच्चों तक लेकर के आए, और हमारे बच्चे भी कॉन्शियस नहीं है। मैं आज आप सभी बच्चों को वार्न कर देता हूँ, यदि आप इसी तरह से अवेयर नहीं हुए तो 2-4 साल के बाद इसी भाग्यनारायण कैंपस में आप टहलते मिलेंगे। कहीं कोई रोजगार अपनी जवाबदेही दी गई है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें, तो हम अपनी जवाबदेही से पीछे हट जाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। यह नेहरू युवा केंद्र का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम ये चाहेंगे कि स्पेशली जब एडमिशन शुरू हो महाविद्यालय में, हमारे ही महाविद्यालय में नहीं पूरे प्रांत में, जहाँ भी नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है उस नामांकन प्रक्रिया के दौरान आप काउंसलिंग करें, ताकि बच्चों को सही विषय का चयन करने में भी सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री कैसे, ज्योग्राफी से या अदर सब्जेक्ट से पढ़ेंगे तो उसमें जॉब नहीं है, जॉब उसमें भी है, लेकिन सिर्फ चॉइस से नहीं होता। सोसाइटी का क्या रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, हमें उसे भी ध्यान में रखना होगा। आपका टेस्ट अच्छा है कि आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं, केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, फिलॉसफी पसंद करते हैं, आप इस विषय को लेकर के आपने ग्रेजुएशन किया, क्या आप हाई स्कूल में मास्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि ये स्कूल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसे रिफॉर्म किया है। अभी हम से बात कर रहे थे कि बीएड के सिलेबस में कहीं भी साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी ये मेथड पेपर है नहीं है। फिर प्लस 2 में टीचर कैसे बनेंगे जब उसका इंटर्नशिप नहीं होगा? ये सिलेबस में सुधार की बात है, लेकिन वहाँ पे ये कर सकते, तो हम जहाँ नहीं कर सकते हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ तो कर सकते हैं। हमारे बच्चे अभी मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, इंटर का रिजल्ट आएगा, हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं कि बाबू तुम ये सब्जेक्ट लोगे तो टीचर बन सकते हो, इस विषय को पढ़ोगे तो तुम इस पे जा सकते हो। ये समस्या आती है हमारे यहाँ। समस्या शिक्षा की नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ है, और यह इसलिए है कि हमने आंख मूंद कर डिग्रियां बांटी है। इस कॉलेज में तो वही बार भीड़ दिखाई देता है जब एडमिशन लेना होता है या फिर जब परीक्षा का फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा सारे रिसोर्सेज रहने के बाद भी क्लासरूम खाली रहता है। क्यों? आप लोग क्लास क्यों नहीं करना चाहते? तो ये समस्याएं हैं। जब हम एडमिशन के समय आते हैं हमारे पेरेंट्स को होता है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि क्या क्लास भी करना होगा। कितने आश्चर्य की बात है। थोड़ा भी ये कहने में हिचक नहीं होता कि हम बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं
और वो बड़े प्रेम से पूछते हैं क्या सर क्लासन करना होगा, हमारी मजबूरी है कि हमें एडमिशन लेना है। हम कहते हैं ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिट है और उस लिमिटेशन में यदि आप टेक्निकल एजुकेशनल और वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन से आप अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे तो भविष्य आपका अच्छा नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। और हमारे बिहार प्रांत की तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं नेहरू युवा केंद्र वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा या तो ये समय से बहुत पहले कर लिए काउंसलिंग कार्यक्रम या बहुत लेट किए, क्योंकि ये काउंसलिंग का टाइम नहीं है। आप आइए, जब हमारे बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं आप उस समय आइए। हमारे बीएड में बच्चे आते हैं, उनका जब हम बीएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम अपना सर पकड़ लेते हैं। क्या आप जब इंटर में एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो क्या आपको कोई ये बताने वाला होता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ करके आप क्या करोगे या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको भविष्य में क्या फायदा होगा? आप पेरेंट्स के एस्पिरेशन को लेकर के आते हैं और आप उनकी आकांक्षाओं के नीचे दब जाते हैं और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते करते आप सांस छोड़ देते हैं। हमारे बीएड के बच्चे ये जान रहे हैं कि यह एवरग्रीन कोर्स है, ये शिक्षक बनेंगे, लेकिन यह आश्चर्यास्पद लगता है कि ये टीचर बनने जा रहे हैं जिस पे राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये लोग भी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। ये देखो, ये हंसने की बात नहीं है, यह इसलिए है कि यह अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त नहीं है। कितने बच्चे यहाँ भविष्य को लेकर के आश्वस्त हैं? जनरल सेक्शंस के बच्चे जो इंटर कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं जो यह चाहते हैं कि हम टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं? हमारे बीएड के बच्चे से जब हम पूछते हैं तो उसमें भी कुछ ही बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मैं हर्ट पे हाथ रख के कहता हूं कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। यह एक ऑप्शनल के रूप में है, जबकि गवर्नमेंट बीएड करने की, मैं सिर्फ बीएड अपने डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, तो आपको यह जानना चाहिए बीएड प्रोग्राम करने के लिए आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप एनसीटी के साइट पे जाइए, आपको आपके कोर्स को जिसने रिकॉग्नाइज किया है, क्या आप उसके साइट को खोल कर कभी देखें? वहाँ पे आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। या आप यूजीसी के साइट पे जाकर के देखें, आपको हायर एजुकेशन की लोन प्रोवाइड। आप क्यों भटकते हैं पैसा के लिए? कौन सा के बच्चे आते हैं, अब हम उनको क्या सब्जेक्ट? अभी बीएड वाले बच्चों को मैं बता दूं, जो बीएड कर रहे हैं उन्हें एनसीटी ने यह कह दिया है कि आप 1 to 5 के भी टीचर बन सकते हैं, लेकिन वहां पे एक लेकिन लगाए हुए है कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। और मैं आपको यह जानकारी दे दूं, ये पूरे इंडिया में 2 ही जगह आपका ये ब्रिज कोर्स हो रहा है, एक NIOS से हो रहा है और एक आपका स्वयं से हो रहा है। स्वयं के विषय में आप लोग जान रहे होंगे, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। डिग्रियां प्राप्त करने का मतलब कि आपका वहां पे ऑनलाइन एडमिशन होगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज सबमिट होंगे और आपका असेसमेंट होगा। ये 6 महीने का कोर्स होगा और इस कोर्स करने के बाद आप 1 to 5 बीएड वाले बच्चे टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि बीएड में बीएड के अलावे टीचर एजुकेशन के और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT, जिसकी एलिजिबिलिटी इंटर पास है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 ही है। अब बताएंगे कि सर हम ये कोर्स करके क्या करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी सेविका, नाम सुने होंगे आप सब लोग, ये आंगनवाड़ी केंद्र में अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो NTT और ECC प्रोग्राम जो किए हुए होंगे उनके द्वारा ही बहाली होगी। अब वो किस तरह से आप मिशनरीज के स्कूल में देखते हैं, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, LKG, UKG, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी एजुकेशन को आंगनवाड़ी से एसोसिएट कर दिया है और उसमें जो बच्चे जाएंगे, जो भी उसमें रिक्रूट होंगे, वो ECC और NTT की जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वो होंगे।
बिहार में बहुत कम कॉलेजों में होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो होता ही नहीं है। 1-2 प्राइवेट कॉलेज हैं जो सीतामढ़ी में। इसके अलावे अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स +2 में है। ये 5 ईयर बीएड प्रोग्राम है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको बीएड डिग्री का भी अवार्ड किया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिट है और उस लिमिटेशन में यदि आप टेक्निकल एजुकेशनल और वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन से आप अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे तो भविष्य आपका अच्छा नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। और हमारे बिहार प्रांत की तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं नेहरू युवा केंद्र वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, या तो ये समय से बहुत पहले कर लिए काउंसलिंग कार्यक्रम या बहुत लेट किए, क्योंकि ये काउंसलिंग का टाइम नहीं है। आप आइए, जब हमारे बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं आप उस समय आइए। हमारे बीएड में बच्चे आते हैं, उनका जब हम बीएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम अपना सर पकड़ लेते हैं। क्या आप जब इंटर में एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो क्या आपको कोई ये बताने वाला होता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ करके आप क्या करोगे, या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको भविष्य में क्या फायदा होगा? आप पेरेंट्स के एस्पिरेशन को लेकर के आते हैं और आप उनकी आकांक्षाओं के नीचे दब जाते हैं और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते करते आप सांस छोड़ देते हैं। हमारे बीएड के बच्चे ये जान रहे हैं कि यह एवरग्रीन कोर्स है, ये शिक्षक बनेंगे, लेकिन यह आश्चर्यास्पद लगता है कि ये टीचर बनने जा रहे हैं, जिस पे राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये लोग भी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। ये देखो, ये हंसने की बात नहीं है, यह इसलिए है कि यह अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त नहीं है। कितने बच्चे यहाँ भविष्य को लेकर के आश्वस्त हैं? जनरल सेक्शंस के बच्चे जो इंटर कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं जो यह चाहते हैं कि हम टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं? हमारे बीएड के बच्चे से जब हम पूछते हैं तो उसमें भी कुछ ही बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ रख के कहता हूं कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। यह एक ऑप्शनल के रूप में है, जबकि गवर्नमेंट बीएड करने की, मैं सिर्फ बीएड अपने डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, तो आपको यह जानना चाहिए बीएड प्रोग्राम करने के लिए आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप एनसीटी के साइट पे जाइए, आपको आपके कोर्स को जिसने रिकॉग्नाइज किया है, क्या आप उसके साइट को खोल कर कभी देखें? वहाँ पे आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। या आप यूजीसी के साइट पे जाकर के देखें, आपको हायर एजुकेशन की लोन प्रोवाइड। आप क्यों भटकते हैं पैसा के लिए? किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो वह समझ में आएगा, वो आपके इंटरेस्ट का हो या ना हो। अगर इंटरेस्ट का है तो मेहनत कम लगेगा, अगर इंटरेस्ट का नहीं हो तो थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा लग सकता है। मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ा, मैं इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था, फिलॉसफी समझ में नहीं आती थी, पर फिर भी मैं खुद से फिलॉसफी पढ़ा और जनरल कोर्स पढ़ने के बावजूद मैं आज के समय में जिस नौकरी में हूँ वह मेरा तीसरा नौकरी है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 नौकरी छोड़ चुका हूँ। ऐसा नहीं, पहली बात। दूसरा, मैं कोई बड़ा वक्ता तो नहीं, आप सभी इसमें वेल एजुकेटेड लोग ही हैं और किसी न किसी स्ट्रीम के साथ ही हैं, तो हम आपसे बस थोड़ा सा ही बात करेंगे कि अगर जीवन को सफल बनाना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 3 बातों को ध्यान रखना। पहली बात, तार्किक बनो, अपने आप को इस तरीके से फेस करो कि तुमसे अच्छा कोई है भी नहीं। दूसरा, कि अति संवेदनशील बनो। इट इज द वेरी बिगेस्ट पार्ट फॉर योर गुड कैरियर। इस तरह से अति संवेदनशील बनो कि चील की तरह अपने लक्ष्य को लेकर उड़ जाओ। और तीसरा, अच्छे अच्छे लोगों को
रिलेटेड विषय में, रिलेटेड क्षेत्र में उनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ो। जब ये 3 चीज आप करोगे, निश्चित रूप से सफलता आपका कदम चूमेगी। मैं कुछ बैठ के सुन रहा था, 3-4 क्वेश्चन हमने नोट किया है। गौतम सर के क्वेश्चन का सर टाइम बाउंडिंग होना चाहिए कैरियर काउंसलिंग के लिए। सर इट इज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एज वी नो दैट द बजट सेशन बिगिनिंग ऑफ मार्च एवरी ईयर कि जो बजट सत्र होता है सर, बजट सत्र में जो बजट अलॉटमेंट होते हैं, हम सभी भली बात जानते हैं, इसे इम्प्लीमेंट होने के लिए लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। आप लोग भी विभाग के लोग ही हैं और ये जून जुलाई के पहले कोई बजट आता नहीं। पहली दूसरी की नेहरू युवा केंद्र पूरे भारत में काम करती है और इसके अंतर्गत विभिन्न यूनिवर्सिटियों के तहत अपना समन्वय बनाती है। तो ये आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो BVRABU, LNMU, विभिन्न जो यूनिवर्सिटी है, हर किसी का अपना अपना जो एडमिशन सेशन होता है ये अलग अलग टाइम का होता है। तो सर सॉरी फॉर इट्स, आई विल ट्राई कि आप लोगों से कांटेक्ट कर जो समय हो, समय के अनुसार जो कार्यक्रम हो, हम उसमें इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। दूसरा मैं आपसे कहना चाह रहा था, मेरा एक थॉट है, सोच है, विचार है कि अपने आप को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लो मेरे साथी कि अगर आप किसी काम के लिए रह जाओ तो अंतिम एक लक्ष्य रखो